हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? यहाँ पर पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स हैं जिनको हम लोग नंबर सिस्टम में या मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में बात की हुई है, पिछले वीडियो में जो बातचीत की हुई है, उसमें मैंने आपको याद होगा 10 नंबर्स तक की बात, यानी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद में ट्विन प्राइम, को प्राइम, इन नंबर्स पर डिस्कशन करने के बाद में मैंने कहा था कि रैशनल नंबर्स पर डिस्कशन किसी अगले वीडियो सेशन में ले लेंगे। रीज़न उसका ये था कि रैशनल नंबर पर बातचीत बहुत ज़्यादा है, अगर उसी में ऐड करते थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, इसलिए हमने कहा एक और वीडियो बना लेते हैं। आइए देखते हैं। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सभी लोग जानते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, रैशनल नंबर्स वो संख्याएं वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज या पी बाई क्यू के रूप में। एक बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज है जो ऑन द टिप रखी रहती है हम लोगों के मुंह में, ही है बिल्कुल। क्या? P by Q. The numbers can be written as P by Q, where जहां Q नहीं होना चाहिए किसके बराबर? 0 के बराबर। Where Q does not equal to 0. And the reason is, कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में, देखिए मैंने कहा ना यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा होगा, इसको कायदे से समझ लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। अब जैसे यहाँ पर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होने का तात्पर्य ये होता है कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, है ना। इसको कई लोग अनंत कहते हैं, कई लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं। हम भी नॉट डिफाइंड के ही पक्षधर हैं मैथमेटिकली अगर बातचीत की जाए। फिजिक्स में आप इसको अनंत बोल सकते हो, इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली इसको नॉट डिफाइंड बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए रीज़न क्या है, जैसे P मान लीजिए 3 है, Q 0 है, या उल्टा कर लीजिए, अगर P 0 हो जाता है और Q कुछ और हो जाता है ना। इन दोनों बातों में फ़र्क समझिएगा कि P बाई Q के रूप में व्यक्त की गई बातचीत है। यहाँ पर एक बार P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 3 है, दूसरी बार P की वैल्यू 3 है लेकिन Q की वैल्यू 0, और हमने कहा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो ये टर्म डिफाइंड है, ये टर्म डिफाइंड है, इसलिए P 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है 3 0 0 पावर ना, 1 2 3 4 है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 3 0 0, ये टर्म डिफाइंड हो गया। बट अगर हम यहाँ पर कहें कि आप 0 का पहाड़ा पढ़िए और 3 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आ जाए। हमको मालूम है कि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको रिजल्टिंग नंबर 0 मिलता है, तो ये टर्म मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड हो जाता है। आप चिन्ह यही लगा लेना, लेकिन बोलने की बात जहाँ तक आएगी आप इसको क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड बोलोगे। तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अगर पहले से हो बहुत अच्छी बात है, व्यक्त कर सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि P, Q आर इंटीजर्स। क्या हो? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स होने चाहिए, माने नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। अभी जब हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कब कब केवल पॉजिटिव हो सकते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज P बाई Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P, Q आर इंटीजर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, अंक पूरा होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, दैट डजंट मीन ऋणात्मक धनात्मक, कोई खेल नहीं है इसमें। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि 7/13, तो आप देख सकते हो पहले से ही P बाई Q का रूप है। इसकी जगह पर अगर 0.13 हो तो 0.13 भी एक परिमेय संख्या है। आपको मालूम है कि हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। अदर देन दीज नंबर, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे अगर मान लिया आपने 4 ले लिया, तो 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी P बाई Q का रूप है। हर वो नंबर जो P बटे Q के रूप में पॉसिबली लिखा जा सकता है। 22/7 P बाई Q है जी। इसके अलावा एक नाम आता है पाई। अब 22/7 मैंने लिखा, बगल में पाई लिखा, रीज़न आप लोग समझ ही गए होंगे कि 22/7 ही तो पाई की वैल्यू होती है, ऐसा दिमाग में आता है। और पाई के बारे में कहा जाता है कि पाई एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर नहीं है,
है ना। आर्यभट्ट जी का नाम दोबारा लूंगा, पिछले वीडियो में भी आर्यभट्ट जी का नाम लिया था जीरो के प्रयोग के रूप में। अच्छा, जीरो की खोज के बारे में आप समझिएगा। जीरो का जो खोज है, इंडिया में जो जीरो का यूज़ है वो ब्रह्मगुप्ता थे जो हम लोगों के आगे, ब्रह्मगुप्त प्रथम ने जीरो को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन वो क्या करते थे, नंबर के नीचे एक डॉट लगा देते थे। वो जो जीरो साइन है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले आर्यभट्ट हैं। तो ये बात जो आप खोज के बारे में बात करते हो। अच्छा, खोज के बारे में बात करें तो खोज के बारे में ये भी कह सकते हो आप, मेसोपोटामिया में बताया जाता है कि 2 से 3 ईसा पूर्व, है ना, काफ़ी पहले से ही इस बात का प्रयोग होता था। लेकिन वो जो साइन है ना, जो साइन अभी के नंबर, हर एक नंबर अपने आप में एक साइन ही तो है, ये जिसे हम लोग ज़ीरो कह रहे हैं। इस जीरो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये किया था आर्यभट्ट जी ने। जीरो को खोजा, यानी वो जो जीरो ये ना हो कि कुछ और किसी और तरह से जीरो को लिख देना, तो किसी भी नंबर के नीचे एक डॉट लगाकर ब्रह्मगुप्त फर्स्ट ने उसको जीरो कहना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जीरो के लिए एक पर्टिकुलर साइन देने वाले जो थे वो आर्यभट्ट जी थे। उन्हीं आर्यभट्ट जी ने इसकी वैल्यू निकाली है, पाई की वैल्यू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। उन्होंने बताया कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.1416 ये वैल्यू है पाई की। और इस 6 के रेस्पेक्ट में से जस्ट पहले वाले 1 को जो है राउंड ऑफ कर दिया जाता है, तो ये 3.142। तमाम जगह आपने देखा होगा क्वेश्चंस में लिखा रहता है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, टेक पाई इज इक्वल टू 3.142, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, है ना। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द क्वेश्चंस, जो उसमें डिजिट्स रहती हैं उनकी कन्वीनियंस के आधार पर आप कह सकते हो कि पाई की वैल्यू क्या लेनी वो मुझे बताता है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है। 22/7 ही वो वैल्यू है जो इसके बहुत ही करीब से होकर गुजरती है। 22/7 इस 3.1416 के बहुत करीब से गुजरी हुई वैल्यू है, इसलिए समटाइम्स वी टेक 22/7 एज पाई। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में डिजिट्स कैसी दी हुई हैं, या क्वेश्चन साफ साफ तौर पर आप देखिए ना, प्रीवियस पेपर उठाकर देखिएगा तो जहाँ पर भी किसी भी कर्विलिनियर फिगर के बारे में बात आई, वहाँ पर पाई के बारे में आपको साफ तौर पर बता दिया गया है कि पाई इज इक्वल टू, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है उसमें, है ना। अगर ऐसा होता तो हमको बचपन में पढ़ा दिया जाता, पाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, 22/7 ही हर जगह रखा हुआ होता। इस चीज़ को गौर करिएगा। पाई को भट्ट साहब ने कैसे, आर्यभट्ट जी ने इसको कैसे समझाया, कैसे इसकी वैल्यू पर आगे बढ़े, इस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा बहुत जल्दी में, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं को, ये बात सब लोग समझ गया ना, नॉट डिफाइंड बोलिएगा भाई। और ये ज़ीरो का यूज़ जो है बहुत सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने किया था। खोज के बारे में बताया जाता है, खोज किसने की, तो खोज जो है वो ब्रह्मगुप्त प्रथम मैथमेटिशियन है, ये भी हमारे भारतवर्ष के ही हैं, और उन्होंने खोज किया था। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 3.142 पाई की वैल्यू है ना। अभी पाई बेसिकली है क्या, पाई जो है वो रेशियो है एक ही सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। अभी सर्कल का सर्कमफेरेंस होती है किसी वृत्त की परिधि और व्यास। परिधि और व्यास, एक ही वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसको पाई कहते हैं, ठीक है। ऐसे अगर इसको समझेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे। किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2, आउटर बाउंड्री ना, सर्कल की आउटर बाउंड्री 2 पाई। बीच में जो सबसे बड़ी कॉर्ड खींची जा सकती है, सबसे बड़ी जीवा जो हम लोग खींच सकते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरे, वो व्यास कहलाती है, यानी 2r। अब आप देखो r से r और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई। ये है पाई। अब इसकी वैल्यू पर अगर हम आएँ तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे तरीके आप लगा सकते हो, लेकिन ये जो 3.1416 जैसा आर्यभट्ट जी ने निकाला था इसका अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इसके बाद भी बहुत सारे दशमलव मान इसके निकाले गए हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू PYQ के रूप में फाइंड आउट नहीं हो सकी है ना। उस पर अगर आप लोग गौर करें, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम किसी सेमी सर्कल में, एक सेमी सर्कल ले लीजिए और इस सेमी सर्कल की रेडियस आप यूनिट ले लीजिए, यूनिट रेडियस 1 है ना, रेडियस जो त्रिज्या है इसकी, ये कितनी है, ये 1 है। अगर इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी रेडियस जो है वो 1 आपने मानी है, यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, यूनिट कोई भी हो। तो इकाई एकांक जिसको कहते हैं ना, एकांक लंबाई, यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ आपने रेडियस ले ली। अब इस यूनिट लेंथ वाली रेडियस का अगर आप पूरा सर्कल बनाते तो उसकी आउटर बाउंड्री होती 2πr। सही कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो पूरी अगर आउटर बाउंड्री लेते तो वो क्या होती, 2πr, इस तरह का।
इस तरह का कुछ अगर हम सर्कल लेते तो ये पूरी आउटर बाउंड्री होती क्या 2πr। लेकिन अगर हम आधा सर्कल ले रहे हैं, पूरा नहीं, इतना ही सर्कल ले रहे हैं, तो सर्कल अगर आधा कर दिया है, जैसे यहाँ पर सर्कल अगर आधा कर दिया है तो बटा आधा कर दें यानी πr। और रेडियस की वैल्यू क्या है, यूनिट। तो रेडियस अगर 1 है तो क्या है पाई, ये रहा पाई। ठीक है, तो इस पाई की जब लंबाई नापी गई तो वो 3.1416 एंड सो ऑन मिलती चली गई। समझ गए? तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आप कह सकते हैं ये वैल्यू निकाली गई, और इसी के आधार पर ये तय किया गया कि भाई ये वैल्यूज ले पाना तो बड़ा ही नामुमकिन सा काम है, क्योंकि ये अनंत तक इसकी लंबाई, अब मैंने बताया ना कि आर्यभट्ट जी ने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाली, उसके आगे भी बहुत बार निकाली जा चुकी है आधुनिकता के दौर में। लेकिन ये वैल्यू जो हम आधुनिकता के दौर में निकालते चले गए, कहीं पर भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने कहा कि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 22/7 रैशनल, पाई इर्रेशनल। क्लियर? तो इस तरह के कुछ नंबर्स पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ये नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। अच्छा खासा डिस्कशन था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा, अब क्या होता है ना कि सारे डिस्कशन एक साथ सारे नंबर्स के होते चले जा रहे हैं, तो उसमें कुछ बातें हो सकता है छूट जाए यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसमें अगला वीडियो लेने की कोशिश की ताकि आपको और अच्छे से इन बातों को समझाया जा सके। आइए बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया ना? हर वो नंबर जो पहले से ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ p/q या कैन बी रिटन एज p/q, जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें या जो पहले से ही p/q के रूप में हो, हर ऐसा नंबर जो होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। चलिए, परिमेय संख्याओं का अपोजिट देखिए, मैंने क्या कहा, इवन नंबर्स का अपोजिट है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का अपोजिट है इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स का अपोजिट है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का अपोजिट है प्राइम नंबर्स। यानी जिसमें ये नाम आ गया, आपने कह दिया साहब 2 इवन नंबर है तो ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, 0 एक इवन नंबर की ऑड नंबर है, बड़ा खेल है इसमें, बड़ी दुनियादारी। मैंने कल जो डिस्कशन किया था उस पर ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में 0 है तो वो इवन नंबर है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। कहीं ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, फंसने की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ पर अगली बात आ जाते हैं। तो जैसा आपने देखा 11 नंबर हमने डाला है परिमेय संख्याओं के लिए। इन परिमेय संख्याओं का भी अपोजिट होता है, और वो है हमारा 12वां नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? इसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, जैसे हमने कहा कि वो नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, द नंबर्स कैन बी रिटन एज p/q आर रैशनल नंबर्स, है ना? तो अब यहाँ अपरिमेय संख्याओं की भाषा अपने आप आपको समझ में आ गई होगी कि वो नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो क्या होंगे, वो हमारे अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आइए देखते हैं, इनमें एक नाम तो पाई का जुड़ा ही हुआ है। क्यों भाई? पाई तो बिल्कुल कंफर्म हो गया ना। पाई क्या है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, तो एक इर्रेशनल नंबर हो गया पाई। इसके अलावा इर्रेशनल की श्रेणी में हम किन नंबर्स को रखते हैं? ध्यान रखेंगे कि वो संख्याएं, अभी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हमको आसानी से समझने के लिए ये मान लीजिए वो संख्याएं जो एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या ना हो, उनका वर्गमूल या घनमूल निकाल दें आप। जैसे √2, इसकी वैल्यू निकालेंगे, निकलती जाएगी। √3, √4 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, 4 नहीं। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू क्या हुआ? √4 का वैल्यू हुआ 2, और अगर 2 लिख सकते हो तो 2/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 4 नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 एंड सो ऑन। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर्स लिख दिए, जो परिभाषा बोली है उसको ध्यान दीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं। अब देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी इर्रेशनल नंबर में आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग दीजिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, ये रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा।
अपरिमेय संख्याओं को हैंडलिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें परमेयीकरण किए बिना अगर हम लोग रैशनलाइजेशन किए बिना कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी से मल्टीप्लाई किए बिना अगर आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल आएगी। तो उन मुश्किलात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखें कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते हुए पाए गए तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। डजेंट मैटर कि 2 रैशनल है या इर्रेशनल है, उससे मतलब नहीं है। एक इर्रेशनल नंबर है ना यहाँ पे, तो पूरा का पूरा नंबर इर्रेशनल हो जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा सब लोग। ठीक, एक प्रक्रिया होती है परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है, एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको, बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा के तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे अगर हम ये कहें ना कि 1/√3 और हमको √3 की वैल्यू वैसे ही थोड़ा सा जैसा हम लोगों ने वर्गमूल में निकाल के देखा है ना, वर्गमूल जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा तो हमने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाला जा सकता है। तो वो डिवीजन मेथड से जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो पता चलता है 1.732 √3 की अप्रॉक्स वैल्यू है। तो 1/√3 अगर दे दिया जाए तो 1/√3 को सॉल्व कर पाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ में, देखिएगा जरा। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, डेसिमल रिमूव करें साहब, 3 जीरो लग गए। हाँ, 3 जीरो लग गए। अभी इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, काटना शुरू करेंगे। 32 दिख रहा है तो 4 से काटना शुरू कर दिया, 8 से काटना शुरू कर दिया, 3 जीरो है और 32 है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, हल्का फुल्का प्रोसेस नहीं है, अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये टाइम आपको नहीं लेना है और किस प्रक्रिया को फॉलो करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हिंदी में परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या है? परमेयीकरण है कि किसी भी संख्या के कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी से गुणा करना। कॉन्जुगेट या संयुग्मी, देखिए ये सब चीज़ें भैया कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई जादूगरी नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ना जादूगरी सिखाने के लिए हम और आप आमने सामने हैं। एक सीधी सी बात है, मैथ्स जो आती है एग्ज़ाम्स में उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसकी तैयारी ऐसे ही होती है, सारी बातों को समझते हुए, ठीक है ना। वो हवा में क्वेश्चन कर देना, 2 सेकंड में उड़ा दोगे, ये सब यार हमको नहीं आता। आप ये जो हमको आता है ये एग्ज़ाम में आता है, ये ध्यान रखो, ठीक। तो इसको फेस करोगे जब, ये सारी बातें आपको पता होंगी, जब आप एग्ज़ाम में फेस करोगे आपको डेफिनेटली मेरी याद आएगी और ये आप जान जाओगे कि हाँ यार ये तो मुझे पहले से बताया गया है। √3, तो 1/√3 में आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, इसका संयुग्मी। और संयुग्मी क्या होगा, कोई संख्या है तो उसी संख्या का संयुग्मी। अभी देखिए कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन कि ऊपर √3 इंटू √3 क्या मिल गया हमको, 3, और √3 की वैल्यू है 1.732। अब देखो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालना कितना आसान है। जब हम निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 0.6 के आसपास। चलो पूरा निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग करें तो ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये 15 हो गया, 3 × 5 = 15, ठीक है। 2 मिल गया हमको, फिर 3 × 7 = 21, फिर 2 मिल गया, 0.577, आराम से मिल गया ना। तो इस तरह की वैल्यू 0.577 या अप्रॉक्स वैल्यू हमने कहा 0.6 हमको पता चल रही है। तो वो जो वैल्यू है वो उस तरह से निकाल पाना पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल तो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट से। अच्छा, ऐसे नंबर्स हों तो संयुग्मी क्या होंगे, इनका अपोजिट साइन। जैसे 1/2 + √3 आपको दिखता है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 - √3 से, 2 - √3 से। जैसे √3 से √3 आपने मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट हट गया, बटे में स्क्वायर रूट नहीं रखना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे अगर कर दोगे अपोजिट साइन से तो a + b और a - b की आइडेंटिटी बन जाती है, ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला जैसे जब डेवलप हो जाएगा वैसे आप समझ जाओगे, साहब फॉर्मूला बन गया a + b a - b, तो नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर माइनस का साइन। और ये आप देखोगे तुरंत पा जाओगे कि ऊपर जो वैल्यू है वो तो 2 - √3 है, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्क्वायर रूट जो था वो खत्म हो गया। पूरा कैलकुलेशन, पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। रिपीट करके देख लीजिएगा मैंने क्या बताया, बहुत ही यूज़फुल है ये, ठीक है। तो रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इनमें डिस्कशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये जो बातें मैंने डिस्कस की हैं इनको 1-2 बार रिपीट कर करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 13वां नंबर आ जाता है। 13वें नंबर में कुछ खास, इसको भाई स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना हो ले लीजिए, बाकी मैं बिगाड़ देता हूँ। 13वां नंबर क्या है, 13वां नंबर है रियल नंबर। अब इसको मैं 13वां नंबर बोल रहा हूँ, हालांकि आपने जितना कुछ पढ़ा है ये सब आता है रियल नंबर्स के अंतर्गत। अगर संख्याओं को हम बांटें तो संख्याओं को यानी नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, एक है
इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं, और दूसरे हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो ये सारे 12 नंबर्स, समझ गए। लेकिन नंबरिंग की फॉर्म में ये तो हो गए इनके पार्ट्स। नंबरिंग की फॉर्म में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे इनकी गिनती कर लेते हैं। 13वां नंबर अगर हम बात करें रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं आप कहेंगे काल्पनिक संख्याओं के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या है। ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स आइदर दे आर रैशनल और इरैशनल। ठीक है, तो चाहे काल्पनिक संख्याओं के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या चाहे परिमेय हो अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या होगी। काल्पनिक संख्याओं के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या चाहे परिमेय हो अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या होगी। अब यहाँ पे एक नाम और आ गया, 14वां नाम, ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। बोला ना मैंने अभी, तो इमेजिनरी नंबर्स जो होंगे यानी काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, तो काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, इनको समझिएगा। और इनका कहीं कोई रोल नहीं है। सम्मिश्र संख्याएं जिसने पढ़ी होंगी उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसका यूज हुआ a प्लस आई बी की फॉर्म में, है ना, आई की वैल्यू √-1। तो यहाँ पर हमको कोई यूज नहीं मिलता। हमने परिभाषा में, क्योंकि डेफिनेशन में रियल नंबर्स में एक बार हमने नाम बोल दिया कि साहब काल्पनिक संख्याओं के अतिरिक्त, तो दिमाग में आ जाता ना ये काल्पनिक संख्याएं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं, पता ही नहीं, बताना भी नहीं है, पता भी नहीं करना है, क्योंकि इसका यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं नहीं है भैया। एकेडमिक्स में इसका बहुत यूज़ है, लेकिन काल्पनिक संख्याओं का प्रयोग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप बस ये जान लो, जैसे एक जानकारी के तौर पर अपनी हर क्लास में हमने यही पढ़ाया, बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए बहुत ही आसानी होती है बताने में, कि हमको -3 और +3 अंडर रूट नहीं, स्क्वायर अगर करने को बोल दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। मीन्स आप ये देखेंगे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने पर एक समस्या सामने आती है कि साहब ये हम अंडर रूट, अगर जैसे अंडर रूट लगाते हैं वैसे ही प्लस माइनस लग जाता है, कि हो सकता है इसका आंसर माइनस हो या हो सकता है इसका आंसर प्लस हो, 3 तो है। अरे किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमको एग्जैक्टली जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है क्या? पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। यानी किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ही नंबर्स अगर आपके सामने आ जाएं जो नेगेटिव हों और उनका स्क्वायर रूट हो तो समझ जाओ काल्पनिक संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल √-3, √-2, √-1, a प्लस आई बी की फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं वो सब, एंड सो ऑन। ठीक है, तो संख्याओं में दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही। इन संख्याओं के बारे में ज़रूर बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही कायदे से पढ़िएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आपके जो होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हम और कौन कौन से सुधार कर सकते अपने वीडियोज़ में। कितना ड्यूरेशन हो गया वीडियो का? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।